गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस का जो द्वितीय भाग है उसकी इकाई नंबर 4 अब शुरू हो चुकी है। कल हमने भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्वों, प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन किया था। भारतीय विदेश नीति, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता और गुट निरपेक्षता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड नॉन अलाइनमेंट, भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्षता। तो भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ, तो भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ, हमने भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, जियो और जीने दो। हमने अपना अस्तित्व को स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि दूसरा भी अपने अस्तित्व को बनाकर रखे। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्धों ने मानवता को तहस नहस किया है। के एम पणिकर के शब्दों में, भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को, सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। इस नीति के चलते हुए हमने विश्व में अपनी भूमिका मानी है और दुनिया में जहां भी युद्ध हुआ है हमने उसका विरोध किया है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दंश क्योंकि भारत भोग चुका है, इसलिए हमेशा हमने उपनिवेशवाद और उपनिवेशवादी जो ताकतें हैं उनका विरोध किया है। तीसरा है रंग भेद की नीति, विश्व में नस्ल के आधार पर, मनुष्य में रंग के आधार पर जो भेदभाव है उसका विरोध करना हमारी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है। नेल्सन मंडेला की आज़ादी और उसके बाद सत्तारूढ़ होने से पहले रंग भेदी दक्षिण अफ्रीकी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विच्छेद हमारी इसी विदेश नीति को अंकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन, हमने हमेशा दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का खुलकर समर्थन किया है। स्वतंत्रता से पहले ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके थे। स्वतंत्रता के पश्चात हमने इसकी सदस्यता को स्वीकार करके इसके विभिन्न कार्यक्रमों और एजेंसियों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है वो अटूट है। इसके अतिरिक्त हमने पंचशील के सिद्धांत, पंचशील मतलब आचरण के 5 सिद्धांत, हमने हमेशा आचरण के 5 सिद्धांतों को प्रमुखता दी है। जो आचरण के 5 सिद्धांत हैं, आचरण के जो 5 सिद्धांत हैं जिन्हें हम पंचशील कहते हैं, जिन्हें हम पंचशील कहते हैं। तो आचरण के 5 सिद्धांत, पंच माने 5, शील माने आचरण, 5 आचरण के सिद्धांत, 5 आचरण के सिद्धांत, 5 आचरण के सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है। तो आचरण के 5 सिद्धांतों पर आधारित पंचशील की हमारी विदेश नीति प्रारंभ में ही पड़ोसी चीन के साथ और कालांतर में अन्य राष्ट्रों के साथ रही। ये विदेश नीति क्या थी बेटा? हमने हमेशा एक दूसरे की एकता, अखंडता, उसकी सर्वोच्च सत्ता और पारस्परिक सम्मान की भावना का सम्मान किया है। दूसरा अनाक्रमण, हमने न तो किसी देश पर हमला किया है और न ही किसी विदेशी देश की भूमि का अतिक्रमण करने की कोशिश की है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, हमारी ये विदेश नीति रही है कि हम न तो किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं
और न ही हस्तक्षेप चाहते हैं। चौथा है समानता। हमने दुनिया के देशों के साथ समानतापूर्ण आचरण किया है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जीने दो के सिद्धांतों पर हमेशा विश्वास किया है। तो जियो और जीने दो के सिद्धांतों पर हमेशा विश्वास किया है। गुट निरपेक्षता, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो गुट बन चुके थे। एक तो अमेरिका के नेतृत्व में, एक गुट था वो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट था, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देश थे वो शामिल थे। तो पश्चिमी यूरोप के देश है, उस गुट का नाम क्या था? पूंजीवादी गुट। इसमें पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। और दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट, जिसमें पूर्वी यूरोप है इसके देश शामिल थे। और दोनों के बीच एक दीवार खींची गई थी जिसे हम बर्लिन की दीवार कहते हैं। तो बर्लिन के दीवार के पश्चिम में पूंजीवादी गुट और पूर्व में साम्यवादी या सोवियत गुट के देश शामिल थे। तो सोवियत गुट के देश है वो शामिल थे। तो आचरण के 5 सिद्धांत जिन्हें हम पंचशील कहते हैं। और गुट निरपेक्षता, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि हम कौन से गुट में शामिल हों। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट, यदि हम शामिल होते हैं तो सोवियत गुट का विरोध का हमें सामना करना पड़ेगा। यदि हम सोवियत गुट में शामिल होते हैं तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट के विरोध का हमें सामना करना पड़ेगा। अतः भारत ने दोनों गुटों से पृथक और दोनों गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाया, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो सोवियत और अमेरिकी गुटों से पृथक और अलग रहने की स्वतंत्र और पृथक नीति अपनाई दोनों गुटों से, दोनों गुटों से पृथक एवं अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसे हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। गुट निरपेक्षता कहते हैं। तो दोनों गुटों से पृथक और अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्नो इसके प्रमुख नेता थे। तो एशिया अफ्रीका देशों के जो कमज़ोर और शक्ति विहीन, जो गरीब थे, पिछड़े देश थे, उन्होंने मिलकर दोनों गुटों से अलग और पृथक विदेश नीति अपनाई, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं, जिसे हम गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? गुट निरपेक्षता का सीधा साधा तात्पर्य है कि दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गुट बने हुए हैं, दोनों गुटों से अलग रहना, दोनों से समान संबंध रखना और किसी भी गुट के साथ सैनिक समझौता न करना। तो किसी भी गुट के साथ सैनिक समझौता नहीं करना। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों गुटों से सैनिक संधि और समझौता, सैनिक संधि और समझौता नहीं करना। सैनिक संधि और समझौता नहीं करना। तो दोनों गुटों से सैनिक संधि और समझौता नहीं करना और अपनी पृथक विदेश नीति का पालन करना। तो दोनों गुटों से सैनिक संधि
और समझौता नहीं करना और अपनी विदेश नीति का पालन करना। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषय में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर सैनिक समझौते में भाग नहीं लेना। इस नीति का अनुकरण करने वाले देश विश्व में गुटबाजी की राजनीति में विलग्न रहने की प्राथमिकता देते हैं, किंतु विश्व शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भरपूर सहायता करने पर बल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया में जितने भी संगठन बने हुए हैं उन संगठनों की भरपूर आर्थिक मदद, भरपूर आर्थिक सहयोग देने को जोर देते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति का अभिप्राय उदासीनता और तटस्थता की नीति नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा, यदि स्वतंत्रता का हनन होता हो और न्याय की हत्या होती हो और कहीं आक्रमण होता हो तो हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न ही भविष्य में रहेंगे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन, उसमें अस्तित्व में आया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था उसमें ये अस्तित्व में आया था। इसके पश्चात 25 विकासशील देशों के नेताओं ने 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में मुलाकात की थी। 1961 का जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में 25 जो दुनिया के विकासशील देश हैं, 25 विकासशील देशों ने इसमें भाग लिया था। 25 विकासशील देशों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। तो 1961 में जो 25 विकासशील देश थे उन्होंने इसमें भूमिका निभाई थी। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो 1961 में 25 विकासशील देशों ने भाग लिया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष सम्मेलन के प्रमुख नेता थे। तो भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में से एक था और इसने 1988 में नई दिल्ली में आयोजित जो सम्मेलन हुआ था, 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हुआ था, उसकी मेजबानी की थी। तो 1988 में भारत ने 7वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो सम्मेलन हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने इसकी मेजबानी की थी। 17वें गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में संपन्न हुआ। वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका का देश है, वेनेजुएला, उसके मार्गरीता शहर में इसका आयोजन हुआ था। राजनीति वैज्ञानिकों का मत है कि गुट निरपेक्षता की नीति का जन्म शीत युद्ध के समय विश्व में दो शक्तियां थी उनके विभाजन से हुआ था। मैंने आपको कहा था शीत युद्ध के बाद पूरी दुनिया है वो दो गुटों में बंट गई थी। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप के देश थे। अमेरिका के नेतृत्व में ये देश थे वो पूंजीवादी देश कहलाए। अमेरिका के नेतृत्व में ये देश थे वो ये पूंजीवादी गुट कहलाए। ये पश्चिम यूरोप के देश थे। दूसरी ओर पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव था। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव था और जो ये गुट था वो साम्यवादी गुट कहलाया। क्या कहलाया? साम्यवादी गुट कहलाया। तो पश्चिम यूरोप में अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट का निर्माण हुआ। दूसरी ओर पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट का निर्माण हुआ। तो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट का
निर्माण हुआ। जैसा आपको मैंने बताया कि जो शीत युद्ध के दौरान, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया में शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया था, तो जिसमें जो शीत युद्ध के समय दुनिया है वो दो गुटों में बंट गई थी। एक का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व पूर्वी सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी धड़े कर रहे थे। 1990 में सोवियत गुट का पतन हो गया। 1990 में साम्यवादी या सोवियत गुट का अंत हो गया। साम्यवादी गुट है वो टूट गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसमें से 15 देश है वो, या 15 देशों का संगठन है वो, या 15 देश थे वो अलग अलग हो गए। कुल मिला के छोटे मोटे 15 देश थे जो सोवियत संघ से अलग हो गए। उनमें से एक प्रमुख देश था रूस, पोलैंड, ये जो प्रमुख देश है, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब सोवियत गुट से अलग हो गए। तो 15 देशों का समूह था, इसमें करीब 15 देश थे। 1990 में सोवियत गुट का पतन हो गया, सोवियत संघ का पतन हो गया, 15 देश थे वो अलग अलग हो गए। अब है वो पूरी दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई। 1990 के बाद पूरी दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई। आज दुनिया में एकमात्र महाशक्ति है वो अमेरिका ही है। दुनिया की एकमात्र महाशक्ति कौन है? अमेरिका। एक ध्रुवीय विश्व हो गया है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। तो दुनिया है वो एक ध्रुव में बंट चुकी है, जिसका नेतृत्व है वो अमेरिका उसका नेतृत्व कर रहा है। 1990 में सोवियत गुट का पतन हो गया, जिसमें 14 से 15 देश थे वो छोटे मोटे देश थे वो अलग हो गए, जिसमें रूस, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड आदि देश थे वो प्रमुख थे। तो 1990 में विघटन के बाद पूरी दुनिया में, विश्व में अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई। इसके अनुसार वैश्वीकरण के युग में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपनी महत्व को खो दिया है और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मांगों के अनुरूप नहीं रहा है। तो वैश्वीकरण के युग में गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनी महत्व खो दिया है, इसने अपना महत्व है समाप्त कर दिया है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मांगों के अनुरूप भी ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, इस नीति का अर्थ है गुट निरपेक्ष, यानी दोनों गुटों से निरपेक्ष रहना। इसका अर्थ है विश्व में किसी भी गुट में साथ न देना जिसका स्वरूप सैनिक हो, दोनों से जुड़ाव न रखना, दोनों के साथ संधियां न करना, नाटो, सीटो और वारसा जैसे सैनिक संगठनों में शामिल न होकर अलग रहना। तो नाटो, जैसे नाटो का निर्माण है नाटो, NATO, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का संगठन था, एक सैनिक संगठन था। नाटो आज भी है, यूरोप के कई देश हैं वो नाटो के सदस्य देश हैं। दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसा का निर्माण है वो किया गया था। वारसा जो गुट है वो सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाया गया था। सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसा बनाया गया था। नाटो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और वारसा वो सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाया गया था। नाटो और वारसा है उसका निर्माण अमेरिका और वारसा का निर्माण है वो सोवियत संघ के नेतृत्व में हुआ था। इन दोनों सैनिक गुटों से अलग रहना और अपनी उनके साथ सैनिक संधि नहीं करना, ये एक ऐसी नीति जो विश्व राजनीति में स्वतंत्र नीति पर जोर देती है। ये नीति सभी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निरपेक्ष, पूर्वाग्रह रहित, स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाने की वकालत करती है। यह नीति तटस्थता की नीति नहीं है बल्कि विश्व राजनीति की जटिल गुटीय प्रभावशीलता से मुक्त एक स्वतंत्र नीति है। यह नीति क्या है? यह नीति अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण और अहिंसक समाधान पर जोर देती है। जैसा आपको मैंने कहा था कि शीत युद्ध के दौरान है वो पूरी दुनिया है वो दो गुटों में बंट गई थी। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का या पश्चिमी यूरोप के देशों का संगठन था। दूसरी ओर
सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का एक समूह था। तो पूंजीवादी देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी या सोवियत देशों का नेतृत्व है वो सोवियत संघ कर रहा था। इनके बीच में एक दीवार खींची गई जिसे बर्लिन की दीवार, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, वो दो भागों में बंट गई थी और यह यूरोप के दो भागों को विभाजित कर रही थी, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो भागों में ये पूरी दुनिया को विभाजित कर रही थी, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो यह नीति अंतर्राष्ट्रीय समस्या का गुण दोष के आधार पर आकलन करती है। गुट निरपेक्षता की नीति विरोधी गुटों के मध्य संतुलन बनाए रखने पर बल देती है। दोनों जो विरोधी गुट हैं, सोवियत गुट और पूंजीवादी गुट, उन दोनों के बीच में मध्य शक्ति संतुलन बनाए रखने पर जोर देती है, जिसमें दोनों गुटों के साथ सैनिक संधि न की जाए और दोनों गुटों के साथ संबंध रखे जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता से पृथक रहने की नीति नहीं है। हम अपने आप को दुनिया से पृथक अलग थलग रखने की नीति नहीं है, तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि विश्व की राजनीति में सार्थक सहयोग और परस्पर सहयोग करने की नीति का नाम है। तो विश्व की राजनीति में सार्थक सहयोग, विश्व की राजनीति में परस्पर सहयोग करने की नीति का नाम ही गुट निरपेक्षता की नीति है। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने के कारण रिस्पॉन्स या रीजन फॉर अडॉप्टिंग नॉन अलाइनमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। पहला कारण क्या था? भारत किसी भी एक गुट में शामिल यदि हो जाता तो पूरी दुनिया में तनाव फैल जाता। तो भारत ऐसी तनाव की स्थिति को उत्पन्न नहीं करना चाहता था कि पूरी दुनिया में कहीं भी तनाव फैले। भारत किसी भी एक गुट में जुड़कर विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न करने के पक्ष में नहीं था। तो भारत का झुकाव है वो हमेशा दोनों गुटों से पृथक एवं अलग रहने का था। दोनों गुटों से पृथक और अलग रहने का भारत का उद्देश्य था। दोनों गुटों से पृथक और अलग रहने का भारत का उद्देश्य था, जिसके तहत न तो हम पूंजीवादी गुट में और न ही साम्यवादी गुट में शामिल हुए। न तो हमने पूंजीवादी गुट में अमेरिका का नेतृत्व स्वीकार किया और न ही साम्यवादी गुट में सोवियत संघ का नेतृत्व स्वीकार किया, बल्कि हमने स्वतंत्र और पृथक विदेश नीति अपनाई, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। यदि भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो विश्व में तनाव की स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती थी, इसलिए भारत ने दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने स्वतंत्र और पृथक विदेश नीति को पालन करने वाला था, तो उसके लिए भी ये उपयोगी मानता था अपने आप को। भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसरण करने के लिए अपने आप को उपयोगी मानता था। भारत अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों ही शक्तियों से बराबरी के संबंध बनाए रखने के पक्षधर था। भारत अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों ही महाशक्तियां हैं उनसे बराबरी के संबंध बनाए रखने के पक्ष में था। दोनों के साथ बराबरी के संबंध, अपने आर्थिक विकास भी हो, हमें पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत रूस का हमें समर्थन मिलता रहे, इसका बात का प्रयास भारत ने किया। गुट निरपेक्षता की नीति भारत की सामाजिक, सामरिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मांगों की अनुरूप थी। तो गुट निरपेक्षता की जो नीति थी वो भारत की सामाजिक, सामरिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक नीति के अनुरूप थी। भारत का प्रयास यही था कि गुट निरपेक्षता के माध्यम से हम अपनी सामाजिक, सामरिक, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक मांगों के हम उसका पालन करते रहे। भारत के प्रारंभिक नेतृत्व में गुट निरपेक्षता की नीति में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। भारत का प्रारंभिक नेतृत्व जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो का नेतृत्व था, उनका गुट निरपेक्षता की नीति में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। हमारा झुकाव हमेशा दोनों गुटों से अलग रहने और अपनी स्वतंत्र और पृथक विदेश नीति को अपनाने पर था। तो भारत के प्रारंभिक नेतृत्व की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी उनमें उनका गहरा विश्वास, गहरी श्रद्धा, आत्मविश्वास था और
क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति जो हमारी बहुलवादी संस्कृति है, जो हमारी अलग संस्कृति है, जो हमारी बहुलवादी संस्कृति है, जो हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता है, जो बहुलवादी और जो हमारी सांस्कृतिक विविधता की नीति है, सांस्कृतिक विविधता की जो नीति है, उस नीति के अनुकूल ये हमारी गुट निरपेक्षता की नीति थी। तो बहुलवादी और सांस्कृतिक विविधता के अनुकूल ही हमारी गुट निरपेक्षता की नीति थी। और हमारे क्योंकि हमने गुट निरपेक्षता को अपनाया था, तो भारत में जो प्रारंभिक नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनका झुकाव हमेशा गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर रहा। हमने हमेशा जोर है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर रखा। हमारा झुकाव है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर ही रहा, क्योंकि भारत दोनों गुटों से अलग पृथक होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहता था। भारत का प्रयास था कि दोनों गुटों से अलग रहा जाए, दोनों से पृथक रहा जाए और एक अपनी स्वतंत्र और पृथक विदेश नीति अपनाई जाए, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो गुट निरपेक्षता की नीति सही मायने में अगर मैं सही कहूँ तो गुट निरपेक्षता की नीति भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो बहुलवादी अनेक धर्म, संप्रदाय, वर्ण, जातीय, लिंग, समूह, समुदाय, वर्ग के लोग भारत में रहते हैं। यहाँ पर कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, अलग प्रकार की धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ये हमारी विविधतापूर्ण जो सांस्कृतिक वैभव है, उसके अनुरूप ही हमारी ये गुट निरपेक्षता की नीति रही है। तो हमारा जो गुट निरपेक्षता के प्रति जो झुकाव रहा है वो देश के प्रारंभिक नेतृत्व के कारण भी रहा है, क्योंकि देश का प्रारंभिक नेतृत्व था, उसका झुकाव हमेशा गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर रहा। हमारा देश का झुकाव है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर रहा और हमारा ध्यान हमेशा गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने की ओर रहा। तो हमारा ध्यान है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लेकर रहा। तो ये अब मैंने आपको टॉपिक आज का आपको भारत की गुट निरपेक्ष नीति को अपनाने के कारणों के बारे में बता दिया बेटा। इसके अतिरिक्त हमने गुट निरपेक्षता के अर्थ को पढ़ा है। गुट निरपेक्षता के अर्थ के अलावा मैंने आपको अच्छे से इसके अंतर्गत आपको मैंने समझा भी दिया है। 1961 बेलग्रेड सम्मेलन, 1955 का बांडुंग सम्मेलन, भारत 1988 में 7वें सम्मेलन, दुनिया का 2 गुटों में बंटना, साम्यवादी गुट का विभाजन होना, एक ध्रुवीय में अमेरिका का नेतृत्व, नाटो अमेरिका के नेतृत्व में, वारसा व सोवियत संघ के नेतृत्व में। इसके अतिरिक्त मैंने आपको गुट निरपेक्षता के अर्थ के अंतर्गत दोनों गुटों से पृथक और अलग रहने की नीति, पूंजीवादी नेतृत्व है वो अमेरिका कर रहा था और साम्यवाद का नेतृत्व है वो सोवियत संघ कर रहा था। हमारी जो बहुलवादी और जो सांस्कृतिक विभिन्नता की नीति है वो उसके अनुरूप थी। वो नाटो का निर्माण, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना अमेरिका के नेतृत्व में हुई, जबकि वारसा की स्थापना सोवियत संघ के नेतृत्व में जो साम्यवादी गुट है उन्होंने मिलकर की थी। तो ये बेटा मैंने आपको अच्छे से समझाया। इनको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। रोज आपको लिखना है, रोज याद करना है, ठीक है ना। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।